नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन और आज की इस वीडियो में। देखिए, वैसे तो हमारी वीडियोज अक्सर लेट हो जाते हैं, लेकिन इस बार यह वीडियो हम आपको बहुत पहले लेकर के आ रहे हैं। इस बार 2023 में श्रावण मास यानी कि श्रावण मास 2 मास रहेंगे। कहने का मतलब श्रावण मास इस बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आने वाला है। और श्रावण मास को लेकर के बहुत से माता बहनों के मन में ये रहता है कि हम श्रावण मास में कंसीव करें या ना करें। दूसरी बात, फिर इस बार पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है, अधिक मास भी बन रहा है। तो ये अधिक मास कब से बनेगा, किस तारीख से बनेगा, कैसे बनता है और इसमें कंसीव करें या ना करें, अधिक मास में कंसीव करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। क्योंकि माता बहनें 1-2 महीने एडवांस में अपना एक प्री प्लान करके चलती हैं प्रेगनेंसी के लिए, और फिर एकदम से जब वो सामने आती है चीज तो एकदम से डगमगा जाती है। तो इसलिए हम ये वीडियो आपके सामने पहले ही लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कि श्रावण मास की शुरुआत कब से हो रही है। श्रावण मास की शुरुआत हो रही है 4 जुलाई से। सबसे पहले आता है हर मास में कृष्ण पक्ष, 15 दिन के बाद में शुक्ल पक्ष शुरू होता है। कृष्ण पक्ष होता है अंधेरी रात का, जो अमावस्या को खत्म हो जाता है, और उसी के अगले दिन से प्रतिपदा के दिन से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ने लगता है और शुक्ल पक्ष पूरा होकर के पूर्णिमा के दिन उस मास का या उस महीने का अंत हो जाता है। तो 4 जुलाई से और 17 अगस्त तक आपका कृष्ण पक्ष रहेगा, और ये आपका शुद्ध मास रहेगा। शुद्ध मास का मतलब जो वास्तविक जो महीना माना जाता है वो, इसको अधिक मास नहीं माना जाएगा। फिर लगेगा शुक्ल पक्ष। अब जो शुक्ल पक्ष लगेगा यहां से अधिक मास प्रारंभ होगा, और ये 18 जुलाई को प्रारंभ होगा, शुक्ल पक्ष लग जाएगा और ये 1 अगस्त तक रहेगा। 1 अगस्त तक ये रहेगा शुक्ल पक्ष। फिर शुक्ल पक्ष के बाद में फिर वही कृष्ण पक्ष आएगा। तो शुक्ल पक्ष के बाद में जो कृष्ण पक्ष आएगा वो भी इस अधिक मास में ही रहेगा, यानी कि 2 अगस्त से प्रारंभ होगा, 16 अगस्त तक ये रहेगा। तो ये कृष्ण पक्ष यहाँ पे खत्म हो जाएगा और इस तरीके से ये अधिक मास यहाँ पे संपूर्ण हो जाएगा, ये पुरुषोत्तम महीना पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में जो बचा हुआ हमारा बाकी का जो शुक्ल पक्ष है वो फिर से आएगा, और 17 अगस्त को यह शुक्ल पक्ष स्टार्ट होकर के 31 अगस्त को यह संपूर्ण हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 महीने के बीच के जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बनते हैं वो ही पुरुषोत्तम मास होते हैं, आगे और पीछे के जो बचते हैं वो शुद्ध मास कहलाते हैं। तो पहली बात तो यह है कि शुद्ध मास में हमें अन्य कार्य हम करते हैं। हमारे किसी भी प्रकार का कोई नवीन कार्य हम प्रारंभ करें, पूजा मुहूर्त वगैरह, तो उस नवीन कार्य किसी भी व्रत की शुरुआत हम करते हैं, या कुछ जैसे कोई संतान गोपाल मंत्र का हमको जाप शुरू करते हैं, या अन्य कई पुत्र कामेष्टि यज्ञ हम प्रारंभ करते हैं, तो ये सारी चीजें हम शुद्ध मास में करते हैं। यानी कि पहले और बाद में, और जो बीच का टाइम होता है उसको छोड़ देते हैं पुरुषोत्तम मास को। दूसरी बात आती है कि श्रावण का महीना होता है वो भगवान शंकर का होता है। तो इन दिनों में रिलेशन बनाएं या ना बनाएं, इनमें हमें कंसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा जो बेबी है वो सही होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये सब बातें ऐसी हैं कि जो श्रावण मास को अनेकों चीजें होती हैं, ये सबके फॉलो करने के ऊपर है। कोई लोग इनको फॉलो करते हैं, कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं। जो श्रावण मास को पूरी तरह फॉलो करते हैं, जो श्रावण मास में व्रत करते हैं, ये श्रावण मास में बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, ये श्रावण मास में भगवान शंकर की नियमित पूजा करते हैं, उनके लिए ऐसे नियम रखने पड़ेंगे। और वो 2 महीने तक ही कंसीव नहीं कर सकते, ना पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं ना शुद्ध मास में कर सकते हैं। और जो इस तरह का फॉलो नहीं करते हैं, अनेकों धर्मों के लोग होते हैं जो इन चीजों को नहीं मानते हैं, या हिंदू धर्म के जो व्रत त्योहार उनको नहीं मानते हैं, तो वो भी इन महीनों में कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं मानते हैं तो भी आप कंसीव कर सकते हैं। अब बात आती है कि अधिक मास में कंसीव करें या ना करें। शुद्ध मास की अपनी अलग कहानी है। अधिक मास का प्रश्न उठता है कि पुरुषोत्तम मास में कंसीव करना चाहिए या मल मास में कंसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अधिक मास में कंसीव करें या नहीं करने, जो ये बात होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं पर भी मल मास और अधिक मास जहां पर ये बताया गया कि ये वर्जित कर्म है, वहां पे गर्भाधान कर्म से संबंधित नहीं बताया गया। गर्भाधान का नाम कहीं पर भी नहीं आया है।
इसके अलावा धर्म सिंधु में मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कि लिखा हुआ है गर्भाधाने गुरु शुक्रास्त अधिमासादि दोषो नास्ति, कि गर्भाधान कर्म में गुरु शुक्र और अधिक मास का दोष नहीं लगता है। इसके अलावा निर्णय सिंधु में बताया गया है गर्भाधानम च मलमास शुक्रास्तादि दावापि कार्यम, कि गर्भाधान कर्म में आप शुक्र और शुक्रास्त मलमास आदि में भी गर्भाधान कर्म को कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके अलावा धर्म सिंधु में एक जगह और भी आया है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ आदि शुद्ध मास में करें, पहले से कार्य आरंभ कर चुके हो वो कार्य भी नियमित रूप से आपके पुरुषोत्तम मास में रहेंगे, उसको आप बीच में छोड़े नहीं। नवीन कर्म का आरंभ और समाप्ति कार्य जो आप करें वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो शुद्ध मास में करें। और इसके अलावा जिस मूर्ति की पूजा न होने से दोबारा आप उसको प्रतिष्ठित करते हैं तो उसको भी आप अपने पुरुषोत्तम मास में कर सकते हैं। इसके अलावा गर्भाधान से लेकर अन्नप्राशन तक ये सभी कार्य मल मास में करें। तो ये सभी स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा और आपने देख भी लिया होगा। तो इस प्रकार से आपको मैंने प्रमाण के साथ बता दिया है कि अधिक मास में गर्भाधान से लेकर के अन्नप्राशन तक के आप सभी संस्कार कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये कई जगह मैंने पढ़ा है। इसके अलावा आप पुत्र प्राप्ति से ही संबंधित अगर कोई पुत्र कामेष्टि यज्ञ रखते हो या संतान गोपाल मंत्र का हवन वगैरह या कुछ करते हैं या कुछ मंत्र जाप का शुरुआत करते हैं तो ये सारी चीजें आप इसमें नहीं करें और शुद्ध मास में प्रारंभ करें और शुद्ध मास में इनका समाप्ति करें। जो उद्यापन वगैरह बोलते हैं वो भी शुद्ध मास में करें। तो ये था आज की वीडियो में। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।